महाराष्ट्र में तबाही के मनाजिर काफी तकलीफदेह हैं। रायगढ़, सांगली, चिपलून का इलाका हजारों टन मिट्टी में दफन हो गया है। 100 के करीब अफराद लापता बताए गए हैं। 100 से ज्यादा लाशें बरामद कर ली गई हैं। नेवी और एनडीआरएफ की 34 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ है। फिलहाल लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश लगातार जंगी पैमाने पर जारी है। खाने पीने की अशिया और दवाएं पहुंचाने का काम सबसे पहले किया जा रहा है। मुतासरा इलाकों के लोगों को महफूज मुकामात पर भी पहुंचाया जा रहा है। किसी ने या तो अपनों को खोया है या फिर उनकी अपनी जायदादें तबाह हो गई हैं। हजारों लोग बेघर हैं। मुस्तकबिल के अंधेरों के खौफ में सांस लेते हुए सरकारी बसेरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। महाराष्ट्र में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि कई इलाकों में अभी भी पानी भरा है, जिसकी वजह से राहत कार्य के कामों में दुश्वारियां पेश आ रही हैं। पानी पहले जो बाढ़ आई तो 2005 साल से भी थोड़ा 1 फीट कम था उसका लेवल उसी दिन हाँ, इसलिए वो पानी शाम 5 बजे नीचे भी गया, मतलब घर से बाहर निकल गया तो सब ने अपना घर साफ किया था। लेकिन रात में वापस जो आया बाढ़ वो पहले से 3 गुना ज़्यादा था, तो पूरा ग्राउंड फ्लोर पानी के नीचे गया। फर्स्ट फ्लोर में भी पानी जाने की संभावना निर्माण हो गई थी। बाढ़ सुबह के 8, 9, 10 बजे जो बाढ़ आया, उस बाढ़ का पानी 3.5 फीट तक नीचे रह गया और वो बाढ़ का पानी 2 बजे के बाद वो निकलना शुरू हुआ, कम हुआ और 4 बजे तक पूरा खाली हुआ, रास्ता दिखने लगा। लेकिन 5 बजे से जो वापस फिर बाढ़ का पानी बढ़ने लगा तो इतने तेजी से उसका बहाव था, वो नीचे वाले लोगों के घर में 17 फीट तक पानी चढ़ गया। अभी जो महाराष्ट्र में और इवन कर्नाटका में लगातार राहत और बचाव का कार्य एनडीआरएफ कर रही है, उसमें हजारों लोगों को रेस्क्यू करके सेफ्टी में शिफ्ट कर दिया गया है। तेलंगाना में भी कार्रवाई हुई है। लेकिन जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। अभी बारिश थोड़ी थमी है, लेकिन बारिश का कहर जारी है और इसके चलते लोगों को रेस्क्यू करने में जो परेशानी आ रही है एनडीआरएफ टीम को, वो समझ में आता है। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो ये है कि लगातार हम लोगों को अभी कुछ दिन तक काम करना होगा। महाराष्ट्र में ही लगभग 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। वो ज़्यादातर 4 जो लैंडस्लाइड हुई हैं वहाँ हुई हैं, 3 तो सतारा में हुई और 1 महड में हुई है। और इस तरह से लैंडस्लाइड का जो टोल है वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन बाढ़ और अतिवृष्टि की स्थिति बनी हुई है और वाटर लॉगिंग की स्थिति बनी हुई है। इसके चलते हम लोगों को कार्रवाई लगातार जारी रखने की जरूरत होगी। हमारे साथ मौजूद है मुंबई से हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, सीएम इन तमाम इलाकों का दौरा कर रहे हैं, अभी उसके ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तफसीलात? सीएम उद्धव ठाकरे लगातार 2 दिन से महाराष्ट्र के उन इलाकों में दौरा कर रहे हैं जहां बाढ़ की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुछ ही देर पहले वो चिपलून पहुंचे हुए हैं और चिपलून पहुंचते ही वो सबसे पहले उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां पे सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और किस तरह की नुकसान हुई है इसकी पूरी जायजा ली जाएगी। उन इलाकों का दौरा करने के बाद वहां के रहवासी है उनसे मुलाकात करेंगे, साथ ही जो अधिकारीगण है वहां पे उनसे भी मुलाकात करेंगे और इस बात की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि चिपलून सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। साथ ही एक दिन पहले देखा गया था कि महाड़ में भी सीएम उद्धव ठाकरे ने विजिट किया था। उस दौरान लोगों से मुलाकात की थी और कहा था कि आप अपना ख्याल रखें, बाकी आपको फिर से पुनर्वसन करने के लिए सरकार जो भी मुमकिन कोशिश है वो सारी करेगी और आपको एक बार फिर से आबाद किया जाएगा। इस तरह के उन्होंने आश्वासन दिए थे और आज चिपलून का दौरा भी काफी अहम है। तो वहीं पे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके साथ विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस भी साथ मौजूद है और वो फिलहाल तो महाड़ पहुंचे और महाड़ पे जिस तरह से मिट्टी की वजह से लोग दबे हुए थे, जो लैंडस्लाइडिंग हुई उसकी वजह से तली गांव में 43 लोगों की मौत हुई, उन इलाकों का जायजा लिया। साथ ही किस तरह के नुकसान हुए इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इन जायजों के बाद नारायण राणे महाड़ से निकल के चिपलून भी आएंगे, चिपलून का भी जायजा लेंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पूरी मुश्किल
को खत्म करेगी, इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है। जो भी मदद सरकारी चाहिए केंद्र सरकार से वो दी जाएगी, इस तरह से उन्होंने अपनी बातें कही। कुछ देर पहले हमारे सूत्र बता रहे कि पीएम और सीएम के बीच भी फोन पे चर्चा हुई है। उस दौरान उन्होंने हालात का जायजा लिया कि किस तरह से अब भी महाराष्ट्र की स्थिति बनी हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी पहलुओं के बारे में उन्हें जानकारी दी और साथ ही पीएम ने इस बात को लेकर पुष्टि की कि जो भी केंद्र सरकार से मदद की जाएगी वो सारे उन्हें दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल अब भी हालात नाजुक नजर आ रहे हैं। 5 जिलों में इसका कहर 9 जिलों में हुआ था, लेकिन जो 5 जिले अब भी काफी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। वहां पे भी रेड अलर्ट अभी भी जारी है मौसम का, और पानी का स्तर है वो भी भरा हुआ है। अब तक 1,35,515 लोगों को बाकायदा रेस्क्यू कर लिया गया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इसके बावजूद भी एनडीआरएफ की जो टीम है लगातार सर्च ऑपरेशन अभी शुरू रखा है। 112 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हुई है, जिसमें लैंडस्लाइडिंग से तली गांव का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 43 लोगों की मौत है। ये अपने आप में एक दुखद घटना है, जिसके लेकर भारत सरकार काफी परेशान नजर आ रही है। जो भी मुमकिन इंतजामात हैं वो सारे करने के लिए जी तैयार वसीम, है। तो लगातार वहां के हालात पर और खासतौर पर जो राहत के काम किए जा रहे हैं उस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। नाजरीन, हमारे साथ कोल्हापुर से हमारे एक और साथी संदीप भी हमें तमाम तर तफसीलात के लिए मौजूद है। संदीप, कोल्हापुर के हालात आपसे अभी जानना चाहेंगे, क्या सिचुएशन वहाँ? देखिए, एक तो पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में कोल्हापुर, सातारा हो या सांगली हो या तीनों डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ का संकट जो आया हुआ था वो अभी टल रहा है धीरे धीरे से। ऐसा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि बारिश तो अभी हिना जी पूरी तरह से रुकी हुई है, लेकिन वेस्टर्न घाट जो है वहां पे बारिश लगातार शुरू है। लेकिन जो बाकी का इलाका है, कोल्हापुर सिटी हो या बाकी के जो तहसील है, वहां पे बारिश अभी पूरी तरह से रुकी हुई है। और जो पंचगंगा नदी जो है, नदी की जो वाटर लेवल है वो 2 दिन पहले 56 फीट तक गई थी, लेकिन अभी वाटर लेवल जो है वो 52 पर आई हुई है। 4 फीट पानी जो है वो कम हुआ है, और बहुत सारे गाँव में जो पानी घुसा हुआ था वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी तक 8 एनडीआरएफ की टीम जो है वो कोल्हापुर जिले में तैनात की गई है, और उनकी तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया गया है। दूसरी तरफ शिरोल तहसील जो है वहाँ पे इंडियन आर्मी के जवान भी पहुंच चुके हैं। लगभग 60 जवान इधर है, और वहाँ उनकी तरफ से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और बहुत सारे लोग, यानी हजारों लोगों को माइग्रेट किया गया है, सुरक्षित स्थल पर उनको लाया गया है। और अभी तो बारिश रुकी हुई है, इसलिए अगले 2 या 3 दिनों में जहाँ पे पानी बहुत ही भरा हुआ था वो खाली हो सकता है। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिन लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया है, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम, और सबसे अहम ये कि अब जो ये सूरत हाल है इसके बाद वहां मेडिसिन की भी जरूरत पड़ने वाली है, इस तमाम चीजों को किस तरह से वहां पर हैंडल किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ना जी, एक तो जिला प्रशासन हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो या एनजीओ हो, उनकी तरफ से जहां पर कैंप लगे हुए हैं, यानी माइग्रेट लोगों के जो कैंप लगे हुए हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था, पानी पीने का पानी जो है वो व्यवस्था है वो तो पूरी तरह से की जा रही है अभी भी। और जो जानवर है बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग खेती करते हैं, गाय हो या भैंस हो, उनको भी माइग्रेट किया गया है, उनके लिए भी चारा हो या पानी हो उसकी व्यवस्था की गई है। और दूसरी बात, अहम बात ये है जो आपने बताई मेडिकल की, एक तो जिला प्रशासन हो या बाकी मंत्री हो या एमएलए हो, एमपीज हो, उनकी तरफ से भी कैंप लगाए गए हैं। और जब ये बाढ़ चली जाएगी, पानी पूरी तरह से खाली हो जाएगा, उसके बाद एक तो क्लीनिंग का बहुत बड़ा ही बिल्कुल यानी वो चैलेंज रह सकता है। वो पूरी तरह से क्लीनिंग करके आरोग्य जो यानी लोगों का जो बीमारी न फैले, इसलिए जी बिल्कुल संदीप, तो वहाँ के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तमाम तर साथियों से हम लगातार अपडेट ले रहे हैं। आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात देने के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और हमारे साथी एक और बेहद मुतासरा इलाके सांगली से मौजूद हैं, आशीष सिंह। चलिए उनसे भी वहाँ के हालात जानते हैं। आशीष, आपसे इस वक्त वहाँ पर क्या कुछ हालात हैं वो जानना चाहेंगे, खासतौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में। जी, सांगली में मुख्य रूप से देखा जाए तो सांगली का जो शहर का इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न हुआ है, जिसकी वजह से शहर में घुसना नामुमकिन सी स्थिति में बना हुआ है। उसके अलावा मुख्य रूप से वालवा और शिरगांव, ये 2 प्रमुख इलाके हैं जो मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं और पूरी तरह से डूब गए हैं। तो जो कृष्णा नदी है वो अपने उफान पर है, और साथ ही साथ कोयना डैम का जो पानी छोड़ा गया है उसमें, इसकी वजह से वालवा और शिरगांव का जो ये दोनों गांव है वो पूरी तरह से
डूब चुके हैं। 800 लोगों को एनडीआरएफ ने ऑपरेशन करते हुए इन दोनों इलाकों से बाहर निकाला है, लेकिन हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं। पहले महिलाओं को, फिर बच्चों को, फिर इसके बाद वृद्ध लोगों को निकाला गया है, लेकिन अभी भी गांव में कई लोग फंसे हैं जिन्हें बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। कृष्णा नदी उफान पर अभी भी बनी हुई है। बरसात भले रुकी है, लेकिन कोयना डैम से छोड़ा गया पानी कृष्णा नदी में उफान की वजह बना हुआ है। इसके अलावा यही नदी जब कृष्णा नदी आगे जाकर कराड़ के इलाके में कोयना नदी से मिलती है तो उनके संगम से जो भयावह स्थिति तैयार हुई है वो एक परेशानी की वजह भी बना हुआ है, जिसकी वजह से सांगली के कई इलाके जो है वो जलमग्न हुए हैं। आशीष, आपसे मौसम के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्या महकमा मौसमियात की तरफ से कोई बारिश की या इस तरह की कोई पेशन गोई? जी, मौसम विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे मुंबई में, उत्तर महाराष्ट्र के लिए और साथ ही साथ कोंकण के लिए जो है वो क्रिटिकल हो सकते हैं। मूसलाधार बरसात होगी और लिहाजा ऐसे में स्थितियां गंभीर हो सकती हैं। अभी तक कल रात से अभी तक जो है वो बारिश रुकी हुई है और यही वजह है कि एक उम्मीद की जा रही है कि कोल्हापुर का हाईवे, कोल्हापुर जो पुणे बेंगलोर हाईवे है वो जो पूरी तरह से पिछले 2 दिनों से ठप है वो जो है सुचारू रूप से जारी हो पाएगा, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी कहीं न कहीं से अड़ंगा टाल। जी, तो बहरहाल वहां के हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पल पल का अपडेट हम वहां के हर इलाके से अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सांगली से तमातर तफसीलात देने के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त बारिश से ही मुतालिक अहम खबर है। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक भारी बारिश की वजह से भोपाल से गुजरने वाली कई ट्रेनें मंसूख कर दी गई हैं। तो अहम खबर, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक भारी बारिश और इसकी वजह से भोपाल से गुजरने वाली कई अहम ट्रेनें मंसूख की गई हैं। गोरखपुर लोकमान्य तिलक ट्रेन मंसूख की गई है, छपरा लोकमान्य तिलक ट्रेन भी मंसूख की गई है। सबसे अहम, गोवा एक्सप्रेस को भी कैंसिल किया गया है। तो बारिश के हालात को देखते हुए लगातार रेलवे की तरफ से भी एहतियाती इक़दाम उठाए जा रहे हैं और गोरखपुर लोकमान्य तिलक ट्रेन, छपरा लोकमान्य तिलक ट्रेन, गोवा एक्सप्रेस, इन तमाम अहम ट्रेनों को मंसूख कर दिया गया है। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुतालिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है। आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी ज़रूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। और अब बात करेंगे मन की बात की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम की शुरुआत की टोक्यो ओलंपिक में हिंदुस्तान की शानदार शुरुआत से। पीएम ने करगिल दिवस यानी 26 जुलाई को भी याद किया, करगिल के वीरों को नमन पेश किया। साथ ही 15 अगस्त को आज़ादी के 75 साल को भी याद किया। अमृत महोत्सव का भी जिक्र किया। जनगणमन यानी राष्ट्रगान के लिए खास वेबसाइट लॉन्च की गई है, उसका भी उन्होंने मन की बात में तस्करा किया। मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की। सबसे अहम वोकल फॉर लोकल का भी जिक्र किया।
कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाएगा। करगिल में हिंदुस्तानी फौजी जवानों की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है। करगिल दिवस को बड़ी शान शौकत के साथ मनाया जाएगा। कल यानी 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी है। करगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का ऐसा प्रतीक है जिसे पूरी दुनिया ने देखा है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच में मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप करगिल की रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। करगिल के वीरों को हम सब नमन करें। मन की बात प्रोग्राम में पीएम नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के लिए रवाना हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को अपनी मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हिंदुस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मुल्क में विक्ट्री पंच कैंपेन शुरू हो चुका है। इस कैंपेन का अहम मकसद हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के हौसलों को बढ़ाना है। मैं भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं, पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा, विजय भव, विजय भव। जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे इनसे गपशप करने का, उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है। इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्ट्री पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्ट्री पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। साथियों, जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह के मेघालय दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उन्होंने स्वामी विवेकानंद को खराज अकीदत पेश किया, कई प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। साथ ही शिलोंग में आसाम राइफल्स के लिए ग्रीन सोहरा प्लांटेशन ड्राइव की भी शुरुआत की। तब पढ़ाया जाता था कि देश में सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है और 25-30 साल के अंदर ही वो हमारा हराज भरा चेरापूंजी आज अपना वो स्टेटस गवा बैठा। इस राज्य का नाम ही मेघालय है। मेघालय के आलय के बीच में रहने वाला राज्य, और अगर इस राज्य में ही बारिश की कमी होती है तो कितना बड़ा संकट का कारण है। मेघालय सरकार, भारत सरकार सभी साथ मिलकर हमने एक संकल्प लिया है कि चेरापूंजी को फिर से हरा भरा बनाना, और आने वाले 10-15 दिनों। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।